नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ 3 घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम के लिए 120 अरब रुपए के एक रिलीफ पैकेज का आवाम के लिए ऐलान किया। कौम से उन्होंने खिताब किया और लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म ने ये खबर भी सुनाई कि बहुत जल्दी शायद हुकूमत को तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। याद है चंद दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की समरी वज़ीर आज़म के पास आई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने रद्द कर दिया था। लेकिन अब उन्हें खबर सुनाई कि नहीं, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। कैसे सीक्वेंस पे उनकी ये प्रेस, उनकी जो टॉक थी आवाम के साथ, उनका जो खिताब था, उसने कैसे प्रोग्रेस किया, उसका पहला टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, जहाँ पेट्रोल की कीमतों का जिक्र उन्होंने कैसे किया। आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया। इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर, जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की समरी वज़ीर आज़म के पास पहुंची, वज़ीर आज़म ने उसे रद्द कर दिया था और अब वज़ीर आज़म के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्रेशर है। और गालिबन ये जो प्रेशर है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, इसके तनाज़ुर में ही इस रिलीफ पैकेज को हम देख रहे हैं, जिसका ऐलान, उसके बारे में क्या कहा वज़ीर आज़म ने, वो भी सुन लेते हैं। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म की रिलीफ पैकेज की खबर पहले ही थी ऑपोजिशन की जमातों को, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वज़ीर आज़म की इस तकरीर से पहले ही उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमें सिर्फ एक रिलीफ चाहिए, वो है वज़ीर आज़म का जाना। आज का जो रिलीफ है वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स होगा। सिर्फ आज का रिलीफ आवाम के लिए रिलीफ नहीं, बल्कि आवाम की तकालीफ में इजाफा होगा। आज का रिलीफ सिर्फ आवाम के साथ वही धोखा होगा जो 18 साल कंटेनर पर कहते रहे और पिछले 3 साल पाकिस्तान में आवाम से झूठ बोलते रहे। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। वज़ीर आज़म को शायद एहसास था कि अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है। इसके हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा की सदा, उनकी डिमांड उनके कानों तक पहुँची, इसीलिए अपने मुख्तसर खिताब के अंदर उन्होंने इसका जवाब भी दिया। जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आएँ। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इस पे बात करते हैं। और जो रिलीफ पैकेज कौम को, आवाम को दिया जा रहा है, वो किस हद तक सियासी तौर पर कामयाब होगा, कितना उसका इम्पैक्ट होगा, क्या उसका पाकिस्तानी सियासत पे क्या उसके असरात होंगे, यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, पाकिस्तान के एक्स कॉमर्स मिनिस्टर हैं, एक नोटेड बिजनेसमैन हैं, एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर ज़ुबैर साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे साकिब शदानी साहब, फॉर्मर मेंबर है इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्स के जनाब अकील करीम देदी साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्सों में मुझे मुजम्मल असलम साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब आपकी तरफ से बात का आगाज़ कर सकूँ, जो रिलीफ पैकेज है, क्यों हुकूमत को ये रिलीफ पैकेज देने पड़ रहे हैं बार बार, और क्या ये रिलीफ पैकेज कोई मदावा होगा उस महंगाई का जो अब मज़ीद आएगी जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? जनाब देखिए, ये जो रिलीफ पैकेज ला रहे हैं, ये इस बात की मतलब कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस वक्त हद से बढ़ गई है और इनको ये सियासी तौर पर बहुत चोट लग रही है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये चाहे जो बहाने करें कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट तो खैर इनके अपने करतूत हैं,
जो भी कहें, एक्सचेंज रेट इनकी अपनी कसूर है। बिल्कुल, देखिए एक्सचेंज रेट तो इसलिए जाना पड़ता है कि जब इन्होंने मईशत को मिसमैनेज किया, मैक्रो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होती है तो उसके बाद वो प्रेशर डेवलप होते हैं या आपके रिजर्व के ऊपर या आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो ये एक्सचेंज रेट को जाना पड़ गया। ये वो आखिरी कदम है जो एक हुकूमत को कर लेना पड़ता है। बात यह है कि ये जो इन्होंने सब्सिडी स्कीम लगाई है, क्या ये बैनुल-अक़वामी जो इसमें जो एक्सपीरियंस है उसको सामने नहीं रखते? यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, वो नालायकी और एक सिंपल एक सादापन वज़ीर आज़म की जो सोच है उससे ये उस पर बुनियाद है उसकी। आप देख लें कि सबसे बड़ी जो दो मिसालें हैं कि चाइना जब बुरी हालत में था उन्होंने सब्सिडीज़ नहीं दी, उन्होंने फार्म प्राइसिंग पॉलिसी की। रूस ने रखी, रूस की हालत देखें, चाइना देखिए कहाँ पहुँचा। अल्जीरिया, जॉर्डन, आज मेक्सिको में सोशलिस्ट हुकूमत है, वो भी सब्सिडीज नहीं दे रही। आप जब देखें सब्सिडीज देंगे और जिस स्केल पर ये बात कर रहे हैं 120 अरब रुपए से, ये आधी जो हमारी कौम को पैसे दे रहे हैं कितना बनेगा? और इससे पहले भी उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया था, बहुत दिए हैं। तो देखिए ये जितने भी रिलीफ पैकेज दे रहे हैं ये किसकी जेब से दे रहे हैं? मुहीद, आपने इस बात को समझना होगा। एक हुकूमत टैक्स पेयर तो कहाँ, ये गरीबों की जेब पर भी जा रहा है। क्यों? कि ये सारा चल रहा है डेफिसिट के ऊपर। जब आपके जेब में पैसा नहीं है, आप उसी आवाम से कर्जा लेकर उन्हीं को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने आप पर मेहरबानी की, तो ये उनको बेचारों को गुमराह करना है। उनको क्या समझ है कि ये जो डेफिसिट बढ़ रहा है उसकी वजह से और इन्फ्लेशन होगी, वो उसका बोझ। अकील करीम दवी साहब, जुबैर साहब का तो बड़ा क्लियर ये व्यू है कि ये जो डेफिसिट फाइनेंस जो भी इसे कहते हैं हुकूमत सब्सिडीज दे रही है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये तो एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ से दे रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो सोचा है कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाएं, तो पेट्रोलियम प्राइस अगर वो नहीं बढ़ाते तो गरीब आदमी तो कम इफेक्ट होता है, शायद 20% या 15% इफेक्ट होता है, लेकिन इसका बेनिफिशियरी तो अमीर आदमी हो जाता है। और दुनिया की पेट्रोल प्राइस को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ सस्ता तरीन है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट अगर उठा के मतलब? इस साल के कोई उठा के देख ले, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से अमीर आदमी बेनिफिशियरी है। अमीर आदमी को फायदा तब होता है जब पेट्रोल की प्राइस। मेरा सब पहले सुन ले, मैं ये कहता हूं अगर आप सब्सिडी देते हैं तो वो सब्सिडी हमें मिलती है, अमीरों को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। गरीब तो 10% या 15% लोग इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन 85% तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेनिफिशियरी होते हैं। मैं ये समझता हूं गवर्नमेंट इस तरह की सब्सिडी ना दे और ये पैसा कलेक्ट करके डायरेक्ट सब्सिडी दे। जैसे इस दफा गवर्नमेंट ने 120 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी है दाल, आटा और चीनी की सूरत में, तो मैं ये समझता हूं और भी बहुत सारी सब्सिडी है जो गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है। जैसे एहसास प्रोग्राम है, वो तो बिल्कुल सही सब्सिडी है, राइट डायरेक्शन में जाती है, गरीबों को डायरेक्ट पहुंच रही है। फिर आप ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारी सब्सिडी दी गई है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अमीर लोग भी है, गरीब भी है। और आप ये सोचें कि इस साल 2000 अरब रुपया मिनिमम एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर इसको मिला है। मुमकिन है गरीबों के पास ये 500 अरब गया हो, 1500 अमीरों के पास गया हो, तो वहां से भी गवर्नमेंट मैं समझता हूं कुछ पैसा कलेक्ट करे और आम आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे उनको फर्दर ये सब्सिडी ऐड करे। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 120 अरब की सब्सिडी है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो GIDC गवर्नमेंट ने काम किया ये 350-400 अरब रुपए बनता है। 200 अरब रुपए गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू दिया है। इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम की सूरत में दिया है, हेल्थ कार्ड की सूरत में दिया है, और ये गवर्नमेंट हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि गरीब मिनिमम सफर करे। लेकिन जाहिर बात है कि पूरी दुनिया की कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है माशाअल्लाह। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि वो प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेट ये सब्सिडी प्लस ये प्राइस नीचे आना और फिर हमारा रुपये भी स्ट्रांग होना शुरू हो गया है,
तो ये सारी चीजें मिलके आने वाले दिनों में पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन पे ले जाएगी, और ये जो गुर्बत इस वक्त जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसमें भी रुकावट आते हुए हम देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में इसी तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि अब सब जी साकिब शरानी साहब, अकील करीम ददी साहब का ख्याल है कि बावजूद मुश्किलात के पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन में, सही समत में जा रहा है। साकिब शरानी साहब देखिए, ऑब्वियसली उनका एक जाविया है जो ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से वो बात करते हैं, मगर अगर आप आम पाकिस्तानी के जाविये से बात करें तो जाहिर बात है महंगाई जो है, देखिए थोड़ा सा इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि ये तो पिछले कोई 5 महीनों से आलमी मंडी में खाम अशिया की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है जो पिछले 5 महीने की या 6 महीने की जो महंगाई है पाकिस्तान में, उसका काफ़ी बड़ा अंसर जो है वो बैनुल-अक़वामी है। मगर ये तो 3 साल से मुतवातिर इस हुकूमत के तहत जो है औसतन जो अफराद ज़र है वो तकरीबन खाने पीने की अशिया में 12 से 14% रही है। तो जाहिर बात है काफ़ी सारी चीज़ें प्रीडेट करती हैं आलमी मंडी में जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर ज़ुबैर ने बिल्कुल सही कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब की सादगी है या सादापन है कि वो कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं चीज़ों को सोच रहे हैं। इकनॉमिक पॉलिसीज़ के बहुत सारे पहलू हैं। ये जो रिलीफ भी दिया है इसको फाइनेंस या दोनों लेकिन क्या वज़ीर आज़म इकनॉमिक मैनेजर है या उनकी टीम इकनॉमिक मैनेजर है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का रोल जो है वो थोड़ा सा रेफरी का होना चाहिए। अगर उनके पॉलिसी मेकर्स गलत या सिंपलिस्टिक या हाफ बेक पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं उनके पास, और देखिए ये जो महंगाई में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, इसका हमारी अपनी माशी पॉलिसियों का काफ़ी इसमें हाथ है। जैसे डॉक्टर ज़ुबैर ने इशारा किया इसकी तरफ कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से रुपए में, गलत पॉलिसीज़ की वजह से, गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से रुपए की कदर में गिरावट आई है, और उसकी वजह से जो आलमी मंडी में जो महंगाई आई है उसमें तक़वियत मिली है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को। तो मेरा ख्याल है ये कुछ सिंपलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं और ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से नहीं सोच रहे हैं। दूसरा, दोनों मेहमानों ने बिल्कुल सही कहा, एक तो सब्सिडीज़ का बेनिफिशरी कौन होगा। बहुत सारी सब्सिडीज़ का बेनिफिशरी जो है वो अमीर तबका है पाकिस्तान में, और डॉक्टर साहब ने जो बात की फाइनेंसिंग की कि फाइनेंस ये तो सब्सिडी दे रहे हैं घी के ऊपर, आटे के ऊपर, ये भी गालिबन यूटिलिटी स्टोर से देंगे, वो अमीर आदमी कैसे उसका बेनिफिशियरी होगा जो यूटिलिटी स्टोर पे देंगे, दुकान पे आटे पे। अभी जो सब्सिडीज ये जो पैकेज है ये इसमें तो आपकी बात सही है, ये तो टारगेटेड है ज्यादा, मगर अभी तक जो हमें पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, देखिए आलमी मंडी में तकरीबन 60 रुपीज़ का इजाफा हुआ है एक्स रिफाइनरी प्राइस में रुपी टर्म्स में, और गवर्नमेंट में अभी तक तकरीबन 30 या 33 रुपए इसको पास ऑन किया। तो बाकी तो ऑब्जॉर्व किया है, और ऑब्जॉर्व किसको किया है? उन लोगों को जिनको ये तकवीत दे रहे हैं, एसयूवीज साथ साथ मंगवा रहे हैं, और उनके लिए मतलब आसानी की हुई है कि ये पाकिस्तान में तकरीबन, आपको पता है कि पिछले 3 साल में अच्छा हमने गाड़ियां तो फिर पुर्जाजात, मोबाइल फोन्स और उनके लिए गाड़ियों की जो पेट्रोल है, आप भी साकिब शरानी साहब भी, मैं जरा इसमें लेकर आऊं जुबैर साहब को भी, यानी साकिब शरानी साहब जो नोटेड इकोनॉमिस्ट है और प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ भी काम कर चुके हैं इससे पहले, हमने 10 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं गाड़ियों की इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है जुबैर साहब, अकील करीम दीदी का भी ये ख्याल है कि पेट्रोल के ऊपर जो हुकूमत सब्सिडी दे रही है, जब बैनुल-अक़वामी मंडियों में पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो हुकूमत को उसकी कीमत नीचे नहीं रखनी चाहिए। ये और बात है कि जो पब्लिक ओपिनियन है, सियासी हलके हैं, मीडिया है, वो हमेशा कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, हालांकि पेट्रोल की कीमतें, आपका क्या ख्याल है
यानी लोग तो ये चाहते हैं, मीडिया जो ये कहता है, ये सियासी हल्के कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत को ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब दो लोगों ने आपके सामने, अकील करीम देदी ने और साकिब शरानी का कहना यह है कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत को नीचे नहीं रखना चाहिए और अगर वो ऊपर जाए तो उसको ऊपर जाना चाहिए और पेट्रोल से आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। आर्गूमेंट यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जितनी अशाए खुर्दोनोश हैं उनकी लॉजिस्टिक की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रक की कीमत बढ़ती है, बस की कीमत बढ़ती है, ट्रेन की बढ़ती है, इसलिए पेट्रोल की कीमत को नीचे रखना चाहिए। जनाब देखिए, मैं अपने भाइयों की जो कमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर उनके वो होगा, वज़न होगा, मैं उन पर नहीं तबसरा करूँगा। मैं आपको जो ब्रॉड उसके जो वो हैं जो बुनियादी चीज़ें उस पर मैं बात करूँ। वो कहते हैं कि सब्सिडी अमीरों को दें। नहीं देखें बात सुने, आप चुन कर किसी को सब्सिडीज देना या नहीं देने की अलग बात है, ये कंजम्पशन के निकालना। बात ये यहाँ पर अर्बन मिडिल क्लास जो है, जो एक बहुत बड़ा एक वोटिंग बैंक होता है, इमरान खान उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फूड प्राइसेस भी हैं उनको कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक एविडेंस है कि जब भी फूड प्राइसेस पर आपने सब्सिडीज दी, फार्मर को उसके ऊपर उसका एक मनफी असर होता है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, जब वो ये एक लंबी बात है, उस पर नहीं जाते। मैं आपको हुकूमत तो अपनी जेब से पैसा निकाल वो के देखें, बात सुनिए, जब आप कीमत को सप्रेस करते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इवेंचुअली होता ही है। और ये बैनुल-अक़वामी सप्रेस कैसे कर रहे हैं? आप देखिए, यूटिलिटी स्टोर को पैसे दे आपने ठीक है, लेकिन देखिए उसकी ये सारी दुनिया में इस तरह के बड़े टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं, लेकिन वो फार्मर तक पहुंचता है, वहां पर छोड़। ये यहाँ पर अर्बन क्लास को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो गरीब आदमी, जो ज़्यादा पॉवर्टी पाकिस्तान की है ना, वो रूरल देही इलाकों में रहती बसती है, और वहाँ पर आप यूटिलिटी स्टोर्स नहीं हैं, आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे? हुकूमत वो एक में कैसे पहुंचाएंगे? ये देखिए मोहित, आप ये देखिए, आप कभी गांव में जाएं तो आपको पता चलेगा। आर्गुमेंट ये है कि गांव वाला तो खुद उगाता है अपनी चीजें, उसके पास तो फार्म प्रोड्यूस होता है, वो बाजार से लेता ही नहीं है। आप मेरी बात पर पहुंचे, जब वो खुद उगाता है, उसकी कीमत कम हो गई तो उसकी जो कीमत कैसे कम देखे? फार्म प्राइसेस तो कम नहीं, फार्म प्राइस नहीं, क्यों नहीं होगा उसका असर? देखिए इस बहस में कैसे होगा यार मोहित? देखें, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक अगर यूटिलिटी स्टोर को आप 120 क्लास नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बैनुल-अक़वामी ये एक वो है। आपको मैं 10 रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स और वो एविडेंस उसके ऊपर है कि ये जो फूड प्राइसेस की सब्सिडीज जो हैं, इनकी टारगेटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें से कितनी 120 अरब में से कितना अफगानिस्तान चला जाएगा, कितना ज़ख़ीरन उसमें चला जाएगा, कितने दुकानदार उसमें पैसे बनाए। देखिए ये छोटी मिकदार में नहीं खरीदेंगे आप यूटिलिटी स्टोर से, 1 किलो 5 किलो। इसमें मत पड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भी आप दें, इसका जो असर है और इसके जो पैसे हैं वो आपके बजट से आ रहा है। अगर आपके बजट से ये पैसा आ रहा है, आपका बजट का खसारा बढ़ रहा है, उसके लिए आपको बैंकों से और बोरोइंग करनी पड़ेगी, और बोरोइंग करेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी, उससे इन्फ्लेशन होगी। जब आप इन्फ्लेशन होगी तो वो जेब काटेगी गरीबों का। ये दिस इज एन अनसक्सेसफुल प्रोग्राम ग्लोबली। अच्छा। अभी यहाँ पर ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। अब इन्होंने कुछ बड़ी बातें करनी है, सबसे बड़ा पैकेज, इसलिए कि सबसे बड़ी इन्फ्लेशन पाकिस्तान की, और इसमें जो एक्सचेंज रेट का जो हाथ है वो बड़ी हद तक है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट आप समझते हैं इन्होंने मिसमैनेज किया? बिल्कुल, वो इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ ना। आप देखें ना। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि बैनुल-अक़वामी जो कीमतें हैं ना वो बढ़ती हैं, ऑयल की भी, बाकी चीज़ों की भी। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, वो उसको एकोमोडेट नहीं करना चाहिए, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि उसका जो असर अगर 10% का असर है तो वो 2-3% पर लाया जा सकता है। इस वक्त तो हम पूरी तरह एकोमोडेट कर रहे हैं, जो जितना बाहर बढ़ रहा है उतना ही उसका एग्जैजरेटेड अमाउंट यहाँ हो रहा है। ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद हुकूमत के स्पोक्स पर्सन मुज़म्मल भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे, जनाब मुज़म्मल असलम साहब, उनसे भी समझते हैं क्योंकि डॉक्टर ज़ुबैर का तो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है और साकिब शरानी का भी। हुकूमत ने ही मिसमैनेज किया जिसके नतीजे में गरानी है, इन्फ्लेशन है, करेंसी एक्सचेंज जो है ख़राब हुआ, हुकूमत ने मिसमैनेज किया। आफ्टर द ब्रेक बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। मुझे अब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन मुज़म्मल असलम साहब ने, जो स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर के, वो भी मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं से बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मुज़म्मल असलम साहब, ब्रेक से पहले मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान, नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। साकिब शरानी साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जनाब अकील करीम देदी मेरे साथ हैं। और डिस्कशन इस पॉइंट पे ख़त्म हुई, डॉक्टर ज़ुबैर का कहना था कि ये जो सब्सिडीज़ हैं टारगेटेड ही क्यों ना हो, फूड सब्सिडीज़ जो है वो ये हेल्प नहीं करेगी
और ये जो फूड सब्सिडी दे रहे हैं इससे उल्टा फार्मर को यानी किसान जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, और ये जो फूड है अगर आप उसको सस्ता करेंगे तो ये अफगानिस्तान चला जाएगा, स्मगल हो जाएगा। इस पर आपका क्विक रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, बात यह कि इसका किसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। ये 2 करोड़ ख़ानदान और 13 करोड़ लोगों तक ये बराह रास्त पहुँचेगी इस तरीके से कि ये 7 लाख करियाना के स्टोर्स में वो कहीं पे भी जिन जिन के पास ये कार्ड की सहूलत होगी वो जाएंगे और एक महदूद अमाउंट की जो है क्वांटिटी जो है उसका आटा, घी और दाल खरीदेंगे, और उस पर जो है फ़र्ज़ करें अगर उसने 1000 रुपये का सामान ख़रीदा तो वो उससे 700 रुपये लेगा, 300 रुपये वो हुकूमत उसको बराह रास्त दे देगी दुकानदार को। तो इससे फार्मर की कोई कीमत का ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टारगेटेड सब्सिडी फूड स्टैम्प्स पूरी दुनिया में बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं। जिन ममालिक की बहुत ज़्यादा मतलब अमीर ममालिक होते हैं उनकी भी होती है। तो ये हुकूमत जो है पहली दफ़ा एक फूड स्टैम्प कह लें उसके लेवल पे एक चीज़ शुरू की है, और ये चीज़ की बेसिक बुनियादी वजह यह है आलमी तौर पे महंगाई और हुकूमत के बस में चीज़ें जैसे तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की, बाहर से खुर्दनी तेल जो आता है वो उनके बस में नहीं है कम करना क्योंकि बाहर से आता है। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट मंगा के बेचता है, कुछ चीज़ें जो है हुकूमत प्राइस ऐलान करती है सिर्फ, जैसे पेट्रोल की कीमत है। अगर पेट्रोल की कीमत में अभी जैसे 3 दिन 4 दिन पहले पेट्रोल की कीमत का ऐलान हुकूमत ने नहीं बढ़ाया तो उसका जो नुकसान है वो जो पेट्रोल की कंपनियां और रिफाइनरीज है उसको हुकूमत जेब से देगी। तो ये जो चीज़ है इससे एक सिर्फ बात ये होगी कि जो महंगाई का सिर्फ एक बर्डन शेयर होगा, ऐसा नहीं कह रहे हम कि जी लोग जो है इससे खुशहाल हो जाएंगे और हर जगह हरियाली आ जाएगी। आप ये सोचें कि ये 100 तकरीबन लगभग 120 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो 750-800 मिलियन डॉलर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये एहसास प्रोग्राम के अलावा है, इस साल जो एहसास प्रोग्राम का 260 अरब रुपए हैं वो अपनी जगह उसी तरह चलता रहेगा, जिसमें जो कफालत हो रही है, जिसमें 60 लाख बच्चों की स्कूल की फीस और स्टिपेंड दी जा रही है और अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो ये कुल मिलाकर 260 और 120 380 अरब रुपए इस साल हुकूमत इजाफी अपनी जेब से देगी। और साथ साथ पेट्रोल में 450 अरब रुपए का पिछले कई माह से जो है हुकूमत ने अपना टैक्स हुकूमत अपनी जेब से देगी का जुमला, ये हुकूमत अपनी जेब से देगी का जुमला पे मुझे थोड़ा सा एतराज है। हुकूमत की जेब में जो भी पैसा है वो तो टैक्स पेयर का पैसा है, वो आवामी का पैसा। जरा मेरे साथ रुकिए, मैं अकील करीम देदी साहब की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अकील करीम साहब, करेंसी मार्केट्स पे आपकी गहरी नज़र है, आपसे पूरा पाकिस्तान इसमें मशवरे देता है। अभी आपने सुना मोहम्मद जुबैर खान साहब जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर जुबैर, उनका ये कहना था कि हुकूमत ने करेंसी को बहुत मिसमैनेज किया है, रुपए को, डॉलर की पैरिटी को गवर्नमेंट ने बड़ा मिसमैनेज किया है, और जो डॉलर ऊपर गया है उसी की वजह से दर हकीकत इतनी इन्फ्लेशन और गरानी और महंगाई। देखें, करेंसी मिसमैनेजमेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब IMF से नेगोशिएशन शुरू हुई तो बयानात बहुत सख्त आने शुरू हो गए थे और मीडिया पे भी बातें बहुत ज़्यादा आने लगी कि IMF ने पैकेज रिफ्यूज़ कर दिया है। अब जाहिर बात है कि जब ये खबर मार्केट में आएगी तो उसकी वजह से आपकी करेंसी में पे इम्पैक्ट तो आएगा। उसी की वजह से हमारे रुपये में हमने वीकनेस देखी, और इसके बाद जब ये पता चल गया कि नहीं, सऊदी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार है और IMF का पैकेज भी आपको मिल जाएगा, उसके साथ आपने करेंसी को स्ट्रांग होता हुआ देखा। मैं समझता हूं कि हाँ, थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्री फ्लोट की, सारे लोग थे, पूरा टीवी पाकिस्तान का मीडिया चीख चीख के कह रहा था कि आपको पैकेज नहीं दे रही है IMF। वो तो मीडिया पे हेडिंगें चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज थी पाकिस्तान के लिए। मीडिया की खबरें मंफी थी या हुकूमत वालों ने फजूल बातें की? मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत ने तो कोई बयान नहीं दिया था, और हुकूमत तो ये कह रही थी कि हमारी नेगोशिएशन अच्छी जा रही है। ठीक है, IMF आपको कर्जा देता है और बहुत सारी चीजें आपको बता सकता है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सब्सिडी ना दें, और हम भी समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन ये सब्सिडी अकेले डेडी को क्यों मिलनी चाहिए?
बाकी बड़े लोगों को क्यों मिलनी चाहिए? तो गवर्नमेंट को यहाँ अपने आप को चेंज करने की, ठीक करने की जरूरत है कि आप प्राइस को बढ़ाएं, आप ये सब्सिडी उनको दें जो उसका हकदार है। इसी आटे की घी की सब्सिडी आपको तो खैर नहीं मिल रही, आटे की घी की सब्सिडी दाल की तो नहीं आपको मिल रही, आप तो दाल खाते ही नहीं है। ये तो टारगेटेड सब्सिडी है ना, ये तो अच्छी सब्सिडी है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि 30% डिस्काउंट आपको दे रही है गवर्नमेंट। जहां आप 10,000 का सामान खरीदेंगे वहां आपको 7,000 रुपए पेमेंट करनी है, और ये सब्सिडी का तरीका अच्छा है। और इसी तरह की सब्सिडी बाकी भी देनी चाहिए। एहसास प्रोग्राम भी जबरदस्त है गवर्नमेंट का। इसके अलावा आप ये कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यूरिया की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में पता नहीं कहां से कहां चली गई है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी देने की वजह से आज भी आपको 1700-1800 में यूरिया मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपका गन्ना महंगा बिक रहा है और फार्मर उसका फायदा उठा रहा है, राइस महंगा बिक रहा है, फार्मर फायदा उठा रहा है, वीट उनकी महंगी खरीदी है और फार्मर को उसका बेनिफिशियरी है। और आप ये देखें कि अर्बन और रूरल एरिया में बहुत ज्यादा फर्क है। 35% अर्बन एरिया है, 65% रूरल एरिया है। और हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है और गुर्बत बढ़ी है, तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि आपकी मोटर बाइक बहुत ज्यादा बिक रही है। कोई अमीर आदमी तो इस्तेमाल नहीं करता, गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है। और गरीब आदमी का भी बाइंग पावर इतना नहीं कह सकते कि इफेक्ट हुआ है। आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में जो टूरिज्म हो रही है वो आपकी सोच से भी बाहर है। उन इलाके के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो तो कहते हैं कि कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमको हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सिटी के अंदर या हमारे गांव के अंदर हमें रोजगार मिलेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, मैं बहुत सारे लोग होंगे गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि गवर्नमेंट उनको अच्छी खासी डायरेक्ट सब्सिडी देने का प्रोग्राम बना के बैठी हुई है और वो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस सिचुएशन में ये गवर्नमेंट आई थी, जितना बड़ा इनके ऊपर बोझ था। जी जी जी, मैं साकिब शरानी साहब, जितने उम्मीद अफसा अकील करीम देदी लगते हैं, आपको भी उसमें, आप भी उसमें शेयर है इस पॉजिटिव पिक्चर में? नहीं, आई थिंक ये इनकी मुनासिब और बैलेंस बात है एक लिहाज से कि एक तरफा तो मंजरनामा नहीं पेश कर सकते हैं कि या सारा कुछ ही सब कुछ ही तबाही की तरफ है या व्हाटएवर, क्योंकि वाकई फार्मर्स को अच्छी प्राइसेस मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि हमने बैलेंस बात करनी है, तो ये भी फिर हुकूमत के तर्जुमानों को बताना चाहिए कि 40% जो दही इलाके में लोग रहते हैं, अब हुकूमत की अपनी सर्वेस के मुताबिक अब वो ज़रई ये फार्म सेक्टर से मुंसलिक है ही नहीं। तो गुर्बत जो डॉक्टर साहब ने भी पहले बात की, डॉक्टर ज़ुबैर ने, वो बिल्कुल सही की कि दही इलाकों में भी गुर्बत जो है वो बढ़ी है, उसकी शरह बढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फार्मर्स की इनकम्स में बेहतरी आई है। दूसरा, मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो बार बार मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ में तज़ाद है। देखिए, एक तरफ आप पेट्रोलियम प्राइसेस में सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि कोई शक नहीं है, 400-425 अरब की मुज़व्वल साहब ने भी बात की। दूसरी तरफ आपने गाड़ियों की इंपोर्ट भी खोली हुई है, और सिर्फ खोली नहीं हुई है, अपनी पॉलिसियों से उनको तक़वियत दी हुई है, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है रुपए के ऊपर। तो ये जो हम गाड़ियां भी एक तरफ कर रहे हैं और पेट्रोल उसकी वजह से ऑब्वियसली ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो एक हाथ से क्या कर रही है, दूसरे हाथ को शायद आइडिया नहीं है। इनको ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपनी पॉलिसीज चलाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये टाइम नहीं है ऐसी पॉलिसीज का। अच्छा, इससे पहले ठीक है, ये चूंकि ये करेंसी का इल्ज़ाम बार बार लग रहा है, अकील करीम देदी साहब ने तो इसकी एक्सप्लेनेशन की दी कि IMF के हवाले से मनफी खबरें मीडिया ने नशर की हैं। इससे पहले कि मैं ज़ुबैर साहब की तरफ जाऊँ, मुज़म्मिल साहब, ये जो बार बार इल्ज़ाम है कि आपने मिसमैनेज किया है करेंसी को, आपने डॉलर को मिसमैनेज किया है, उस पर क्या रद्द-ए-अमल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का? देखिए, बात यह कि हमारे मुल्क में ना डॉलर को हमेशा से एक एसेट क्लास के तौर पे लिया गया है। जिस तरीके से हम गोल्ड को और रियल एस्टेट को और तीसरा जो है यही क्या कहते हैं डॉलर,
तो लोग जो है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है, एक तरफ हम कहते हैं कि जी गरीब मुल्क है, खाने को पैसे नहीं है, और 22 करोड़ आवाम जो है हर वक्त हर एक दूसरे से पूछती रहती है डॉलर ऊपर गया नीचे गया। देखिए ये हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक कैपिटलिस्ट माइंडेड आदमी हूँ और एक फ्री मार्केट पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ। मजाक में कह रहे हैं डॉलर ऊपर जाता है तो ज़ाहिर है आवाम को लोगों को उसका फर्क पता चलता है ना। देखें सर, आप अमेरिका यूरोप जाएं, कभी उन्होंने नहीं टिकट लेना है, पेट्रोल लेना है, सब चीजों में। सर मुझे बोलने तो देना, सर बोलने तो देना एक मिनट के लिए प्लीज। आप अमेरिका में पढ़े हुए भी हैं, आप बताएं कितने अमेरिकन रोज चेक करते हैं कि उसकी डॉलर की पैरिटी पाउंड के साथ कितनी है। यूके में आप आते जाते हैं, मैंने आपको अक्सर देखा है, आर्सेनल के मैचेस देखते हैं आप वहां के लोगों को पता तक नहीं है कि पाउंड स्टर्लिंग की आज कन्वर्जन क्या है। ये एक पाकिस्तान में मीडिया जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है ना इसको लेकर चलाता है। बिल्कुल अकील भाई ने सही बात बोली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस हुकूमत में एक काम तो बहुत अच्छा, एक मिनट बोलने देना प्लीज, कि इन्होंने इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर दिया डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि 2019 को 165 रुपए था, वो कम हुआ 155 हुआ, फिर 155 से 168 हुआ। डिमांड एंड सप्लाई पे कोरोना आया था, वो 168 से 153 हुआ, अभी 153 से 175-76 गया, अब वापस 170 आज तोड़ दिया, नीचे आ गया। आप लोगों ने सबने इतना शोर मचाया, वबेला मचा दिया, डॉलर 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 डॉलर, 6-7 रुपए नीचे आ गए, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। वरना पाकिस्तान के इतने कर्जे बढ़ गए, रोजाना एक फिल्म चलती थी, इतने कर्जे बढ़ गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। तो ये देखें, यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि बैलेंस करें चीजों को, सब चीजें बताएं। हाँ डॉक्टर जुबैर, बैलेंस करें, सिर्फ इल्जाम न लगाएं। जनाब देखिए बात सुने, मैं हुकूमत या आप पे मीडिया पे, डॉक्टर जुबैर पे नहीं, आप पे मीडिया पे, मीडिया से शिकायत आपको जलील बताऊं नहीं, मैं तो जनाब देखिए गलत बात को मैं गलत कहता हूं। वोट डाला है लेकिन उसकी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत थी अभी तक। मैं बताऊं, ये जो अवाम जो है, अवाम क्यों डॉलर का पूछती है? देखिए हर इंसान जो है वो जेब में कोई 2-4 रुपए रखता है, वो चाहता है कि उस रुपए की जो कुव्वत खरीद है वो बरकरार रहे। बिल्कुल सही। जब वो इन्फ्लेशन की वजह से गिर रही है तो वो डॉलर में अपने आप को बचाता है कि यार चलो वहां पड़ा रहेगा तो कम से कम या उससे मुंसलिक अपनी चीज को देखता रहता है। अब इन्फ्लेशन की जो हालत रही है, ये तो पाकिस्तान के अवाम ऊपर चली जाती हैं। यार देखो बात सुने, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कैश इन हैंड होता है, जो आपके, ये तो पाकिस्तान के अवाम बड़े अच्छी लोग हैं कि इन्हें डॉलराइजेशन की तरफ ज़्यादा नहीं गए। लेकिन ये जो बात करना कि वो डॉलर में बाहर नहीं जाते, बाहर जाने की बात नहीं है, वो यहाँ बैठकर भी अपनी जो सिक्के की जो कुव्वत फ़रोख्त है उसके ऊपर उनका असर होता है। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट जो है ना, वो ना ही IMF के टॉक्स के दरमियान इंटरनेशनल वो जो बात है उससे ये जो डेली फ्लक्चुएशन है, 6 रुपये ऊपर गया, 2-4 रुपये नीचे आया, लेकिन तब भी वो बहरहाल 170-160 के करीब है। ये क्यों होता है? ये आपकी जो इकॉनमी का आखिरी वो है, ये टेस्ट है उसका आखिरी वो है। जब आपके करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो यानी कि आपकी जो आमदन है डॉलर्स की वो कम है और आपकी जो डॉलर खर्चने की जो वो है वो ज़्यादा है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। उसके लिए आपको कर्ज, या आपके पास ऑफिशियल कर्जे होने चाहिए या रिजर्व होने चाहिए ताकि आप वो खसारा पूरा करें। अब वो अगर जितने भी कर्जे लिए हुए IMF से, बाकी लोगों से, मंडियों से, जिससे वो वहाँ पर वो अगर पूरा नहीं कर सकते तो आपके रिजर्व्स के ऊपर उसका प्रेशर आता है। रिजर्व पहले से हम लोगों ने बनाए हैं सिर्फ कर्जों से, सिर्फ कभी सऊदी अरेबिया से लिया, ये भी कर्जा ही है और बहुत भयानक कर्जा है कि बगैर इस्तेमाल किए हुए उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट देते इस वक्त जो हमारा सारा रिजर्व है बिल्कुल ये सारे कर्जों पर है। कभी भी हमारा सरप्लस नहीं हुआ जिससे हमने ये बनाया हो। अच्छा, अब जो रिजर्व्स को आपने या वो आप फ्री मार्केट में डालेंगे ताकि रिजर्व्स, हाँ, जो भी आपकी रिजर्व्स हैं, ग्रोस रिजर्व्स हैं, ठीक है, नेट रिजर्व नहीं, ग्रोस रिजर्व्स कहते हैं उसको। लेकिन आप या रिजर्व में तो पैसा डालेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ताकि डॉलर को स्टेबलाइज करें, वो जो बहुत नालायकी होगी, या आप डॉलर को जाने दोगे। तो बात यह कि करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुनियादी चीज़ें बताती हैं आपको
कि वो इसलिए होता है कि जब आपको अंदरूनी जो आपका जो डेफिसिट है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है बजट का, वो बड़ा होगा तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट देगा। आप देखिए कि इस हुकूमत के दौरान जो हमारा बजट डेफिसिट है वो कहाँ से कहाँ गया। हमारे भाई के पास इतने फिगर्स हैं, ये सब्सिडीज उसके बारे में आज इनसे पूछिए कि आज इस वक्त पिछले साल का खसारा कितना था, इस साल खसारा कितना होगा। ये कह रहे हैं हुकूमत का पैसा कहाँ से, ये बोरो किए जा रहे हैं। और बोरो किससे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं, जो पैसे बनाए जा रहे हैं। और ये जो बोरोड मनी है और इंटरेस्ट पेमेंट्स है, ये किसने भरने हैं? मैंने, आपने और गरीब अवाम ने, गरीब अवाम ने। आपने इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर समझना होगा। ये इक्का दुक्का इधर जिन रिजर्व्स की हुकूमत बहुत तारीफ करती है, जिन रिजर्व्स पे हुकूमत बहुत उस पर बहुत जो है उसकी समझती है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो मसनूई लगते हैं बिकॉज वो भी किराए के हैं, मांगे हुए हैं, बोरोड हैं। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मुज़म्मल साहब की तरफ चलता हूँ, मुज़म्मल असलम साहब की तरफ। मुज़म्मल साहब, आपने ब्रेक से पहले सुना कि हुकूमत तो ज़ाहिर है हमें बताती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाज़ा है, बहुत उस पर फ़ख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। देखें, मैं तो डॉक्टर साहब जो हैं मेरे से तालीम याफ्ता भी ज़्यादा हैं, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन चले एक छोटी सी बात ही कर लेते हैं मिसाल देकर। मैं अपनी मिसाल लेकर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ, मेरे असासे 5 करोड़ रुपए के हैं और मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए। अब 20 लाख समझे कि जो मेरे बैंक अकाउंट में उसको रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक गाड़ी जो है वो मैंने लीज पे ली हुई है 50 लाख की। अब आप मुझे ये कहेंगे कि यार इसने 50 लाख बैंक का कर्जा देना है और इसके बैंक में जो 20 लाख रुपए पड़े हैं तो ये इसके नेगेटिव रिजर्व है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो ये एक आम आदमी की डेफिनेशन है। फिर अब इसको फैला दें, पूरी दुनिया पे कर दें। अब अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें। हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। आपको पता है इंडिया की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितनी है? अगर आप किसी भी मुल्क के रिजर्व्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे तो उसका साइज बिल्कुल अलग हो जाएगा। बताएं ना कितनी है, आवाम को पता चलने नहीं होता। ये आप कितनी है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी? देखें, 350 से 400 अरब डॉलर, 350 से 400 अरब डॉलर उसकी अगर आप सारे डिपॉजिट्स एनआरआई के और उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज उठा लें, ठीक है ना। तो ये जो तरीकेकार हमारे करने, देखें आप अंडू करना चाहें ना तो बहुत सारी चीजें, मैं अभी बैठे बैठे आप सारों को भी अंडू कर दूंगा कि जी इसके इतना कर्जा है, इसके इतने पैसे। एट द एंड ऑफ द डे एक रिजर्व्स बेंचमार्क है, किस मुल्क का कर्जा नहीं होता। अब आप आ जाएं डेट टू जीडीपी पे। आपका मकसद कहने का ये है ना कि आपका कर्जा ज्यादा है, तो डेट टू जीडीपी जो है हमारा पिछले साल जो है पाकिस्तान की तारीख में 15 साल में पहली दफा और डेट टू जीडीपी में कम हुआ है, पूरी दुनिया का बड़ा। फिर आप आ जाएंगे कहते हैं कि इस हुकूमत ने कर्जों की लाइन लगा दी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले। पाकिस्तान का एवरेज कर्जा जो 3 सालों में पिछली इस हुकूमत ने लिए पर साल का 3.3 अरब डॉलर, यानी 3 सालों में 10 अरब डॉलर। मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में 4.5 अरब डॉलर पर एनएम के हिसाब से लिए है, और ये मैंने कंफर्म कर लिया अपने ईईडी इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट से भी ये नंबर। तो आप कहीं से भी बात करेंगे ना, अगर आप बोले रोजाना बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है अरबों डॉलर सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना, आप अगर कभी डाटा पे खुद बैठे मेहनत करें तो आप यकीन करेंगे, और बल्कि मेरे से मिले मैं आपके सामने डाटा पेश कर दूंगा अगली दफा। मैं आप सुनने सुनाने की क्या जरूरत है, जो हकीकत है जो हम साकिब शरानी से मदद करें हमारी। ये कहते हैं हमने कर्जा लिया ही नहीं, ज्यादा नून ने इनसे ज्यादा लिया था। हाँ, ये कह रहे हैं हमें तो कुछ और खबर है कि इन्होंने नून से ज्यादा लिया। साकिब शरानी साहब मदद फरमाए जरा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि कर्जा ज्यादा लिया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, मगर अदायगियां भी ज्यादा हुई हैं। तो ये अगर आप देखें कर्जा क्यों लिए, और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए,
और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जा जात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा, यानी जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन 3 बिलियन डॉलर है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये एक्चुअली 27 बिलियन डॉलर की हमारी नेट रिजर्व नेट ग्रॉसरी में नेट की बात कर रहा हूं। लेकिन अकील करीम साहब, आपका एदाद व शुमार पे बड़ी गिरफ्त होती है। इस हुकूमत ने ज्यादा कर्जे लिए हैं अंदरूनी और बैरूनी, या कम लिए? मैं आपको 3 साल के फिगर दे देता हूं। 3 साल में पीटीआई ने 46 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है, 27 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट की है, रह गया 19 अरब। 6.5 बिलियन डॉलर उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट की है। अब 6.5 बिलियन 19 में से आप निकाल दो तो 12.5 रह गए या 13 रह गए, ठीक है, 12.5 में से 7.5 बिलियन डॉलर इन्होंने अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। अब 12.5 में से 7.5 निकाल दो तो 5 बिलियन डॉलर टोटल कर्जा इन्होंने लिया है नेट ऑफ 3 साल में। ये आपका एक्चुअल फिगर है। अब अगर हम पीछे चले जाते, मुस्लिम लीग नून के 5 साल उठा लेते तो 5 साल में मुस्लिम लीग नून ने 14 बिलियन डॉलर के कर्जे में इजाफा किया है और इन्होंने 3 साल में 5 बिलियन डॉलर, अगले 2 साल में मैक्सिमम 4 बिलियन डॉलर या 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होगा। ये सारे फिगर एक्यूरेट फिगर है, इसको रीचेक करवा ले आप। फिर इनकी फिस्कल मैनेजमेंट, अच्छा अब जरा इसी पे रुके, मैं फिर आऊंगा आपके पास वापस। जी जुबैर साहब, इस पे क्विक कमेंट कीजिए कि नेट फिस्कल मैनेजमेंट, नेट फिस्कल मैनेजमेंट, ये बात सुनिए, ये इकोनॉमिक सी बातें हैं, ये उसमें नहीं वो कह रहे हैं मैं आपको समझाऊं, प्रिंसिपल उतारा है। मेरे भाई मैं समझाऊं आपको, ये आपकी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि आप रिजर्व्स को अपने पैसों से सिर्फ तब बढ़ा सकते हैं जब आपका करंट अकाउंट का सरप्लस हो। अगर आपका वहां टेक्निकल इशू है ना, तो यार टेक्निकल इशू नहीं है यार, ये आमदन और खर्चे का फर्क है। जब आपका आमदन कम है, खर्चा ज्यादा है और उसके बावजूद आपका रिजर्व बढ़ रहा है तो वो लाजमी बोरो रिसोर्सेज हो रहा है। अकील करीम ने एक्सप्लेन किया। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जितनी भी रिजर्व्स की इंक्रीज है, दिस इज विद बोरो रिजर्व। पूरी एक बैलेंस शीट एक्सप्लेनेशन दी है 46। मैंने सुना, वो मैं आपको वो अलग बात है कि वो भी हम देख लेंगे, वो मेरे सामने नहीं है, मैं खड़ी नहीं हुआ उसका 46। लेकिन मैं जो अपनी पहली वाली बात थी ना कि योर रिजर्व्स आर ऑल बोरोड रिसोर्सेज, बिकॉज हमने इतने करंट अकाउंट सरप्लस रन ही नहीं किया। आप कहते हैं कि बोरोड रिसोर्सेज से रिजर्व नहीं बनाने चाहिए? नहीं यार, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं जो भी है वो बोरोड रिसोर्सेज से है। देखिए ना, आपने तो मुजम्मिल ने एक्सप्लेन किया ना कि बोरोड में कोई खराबी नहीं है। नहीं, बात ना खराबी नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसको तो आप ये जो कह रहे हैं कि आपने ज्यादा बोरिंग करके वहां रख दिया, ये कोई ऐसा कमाल नहीं है, ये इसको आप जाया मत करें। मैंने ये कहा, ये आपने कमाई नहीं है, ये आपने बोरो किए हैं। अकील करीम सर, ये इस पे थोड़ा सा कर दें क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। ये जो हुकूमत बोरो करके रिजर्व्स बिल्डअप किया है, ये अच्छा है या बुरा है? देखें मेरे भाई, अगर आप रिजर्व बिल्ड नहीं करेंगे तो आपकी करेंसी पे अटैक होगा और करेंसी पे जब अटैक होगा तो आपका रुपी वीक होगा। आपकी मजबूरी है कि आपको रिजर्व को 3 महीने से ज्यादा का रखना है। 3 महीने की इंपोर्ट का बिल आपके पास होना चाहिए। अगर 3 महीने की इंपोर्ट का बिल अगर आपके पास नहीं होता तो आपकी रेटिंग पे भी इंपैक्ट आ सकता है और आपकी करेंसी भी वीक हो सकती है। तो ये तो हर सूरत में मजबूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखते
तो फिर तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा मुश्किल टाइम हमें देखना पड़ेगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम जो रिजर्व बढ़ाते हैं उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, क्योंकि हम बोरो करके रिजर्व बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक के पास आपका रिजर्व पड़ा होता है उस पर हमें कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम ज्यादा तकलीफ में जा सकते हैं, और ये आपकी मजबूरी है। और मिनिमम 3 महीने क्या इंपोर्ट बिल के बराबर आपको रिजर्व रखना ही रखना है। इससे कम अगर आप रखेंगे पड़ता है तो मैं समझता हूं और ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत मुफस्सल एक्सप्लेनेशन देखिए, रखना पड़ता है, आपको रखना पड़ेगा। यार मैंने तो उसका वो नहीं किया, मैं तो क्या करे, मैंने जो बात की कि दीज आर ऑल बोरोड रिसोर्सेज, तो फिर मैंने अगर वो रखना पड़ेगा एक हुकूमत को अपनी करेंसी को। आई नो यार, यू नीड इट डेफिनेटली, इसलिए आप IMF के पास जाते हैं। मुझे कभी एतराज किस चीज पे कि ना रखें? नो, ये एतराज बात पर नहीं है, मैंने सिर्फ ये बात की कि आपके जो रिजर्व बड़े हैं ये बोरोड रिसोर्सेज हैं, इनको मत जाया करें आप एक्सचेंज रेट को डिफेंड करने में। एक्सचेंज रेट को आपको आपको डिवैल्यू करना पड़ेगा, और वो इसलिए कि आपका करंट अकाउंट, या बात सुने आप सुने ना पूरी बात, शुरू में डॉलर इन्होंने मिसमैनेज किया। हाँ ना, तो उनको करंट अकाउंट डेफिसिट को नहीं होना, बढ़ने नहीं चाहिए था। वो जो किया तो वो तो आपके बजट डेफिसिट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, समझ गया ना, यू हैव द डेफिसिट, तो फिर ये होगा। अच्छा, चले वक्त हमारा खत्म हुआ। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर 120 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज जो है आवाम के लिए रखा है, और साथ ही एक बुरी खबर ये भी सुनाई है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस हवाले से डिस्कशन आपने देखी हुकूमत की माशी मैनेजमेंट के हवाले से, बहुत से एक्सपर्ट्स को आपने सुना। फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।